दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद आपने भारत में भी एक गंभीर बयान सुन लिया होगा और ये ताज़ा बयान आया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख जाट नेता राकेश टिकैत का। उन्होंने बांग्लादेश के तख्ता पलट से सीख लेते हुए ये बयान दिया है कि 26 जनवरी को हमारे साथ 25 लाख लोगों की भीड़ थी और हमें लाल किले की ओर नहीं बढ़ना चाहिए था, बल्कि 25 लाख लोगों को लेकर संसद की ओर जाना चाहिए था। और यदि हम संसद की ओर चले जाते तो उनका कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसाब किताब उसी दिन बराबर हो जाता। फिलहाल दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको पाकिस्तान की ओर, जहाँ के टीवी जियो टीवी के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के एक बड़े ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। हजारों लोगों की भीड़ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में घुस गई और यह लोग सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस से उनके फैसले को पलटने की मांग कर रहे थे। ये फैसला चीफ जस्टिस ने दिया था 6 फरवरी 2024 को। लेकिन तारीफ करूंगा पाकिस्तान की पुलिस को कि उन्होंने कठोर कदम उठाए, वाटर कैनन से लेकर जो भी कुछ जरूरी था वो बल प्रयोग किया और भीड़ के इरादों को विफल कर दिया और भीड़ तितर-बितर हो गई। फिलहाल उस भीड़ ने ये चेतावनी दी है कि 7 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने इस फैसले को बदले, अन्यथा हम फिर सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। 2019 में अहमदिया समुदाय के एक व्यक्ति ने अपने संप्रदाय की कुछ पुस्तकें पाकिस्तान में सार्वजनिक रूप से बांटी। 2021 में पाकिस्तान में ईश निंदा कानून लागू हुआ, जिसके तहत कोई भी गैर मुस्लिम अपने धर्म से संबंधित पुस्तकों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बांट सकता या अपने धर्म का सार्वजनिक प्रचार नहीं कर सकता। मैं आपको यह भी ध्यान रखें कि अहमदिया समुदाय खुद को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय अहमदिया समुदाय को मुस्लिम नहीं मानता। अब 2021 में जब यह ईश निंदा कानून लागू हो गया तो इसी कानून के तहत 7 जनवरी 2023 को अहमदिया समुदाय के व्यक्ति सानी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सानी ने यह दलील दी कि मैंने 2019 में जब ये किताबें बांटी उस समय ऐसा करना पाकिस्तान में अपराध नहीं था। यह अपराध हुआ 2021 से। तो उसका कहना था कि यदि मैंने 2021 के बाद ये करा होता तो मैं अपराधी था, लेकिन मैंने तो 2019 में करा और उस समय ऐसे करने की मुझे आज़ादी थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमदिया समुदाय के उस व्यक्ति सानी की इस दलील से सहमत हुए और उन्होंने राइट टू रिलीजन के अंतर्गत ये फैसला दिया कि सानी ने जिस वक्त जिस दिन ये किताबें बांटी उस दिन पाकिस्तान में ऐसा करना अपराध नहीं था, इसलिए सानी दोष मुक्त है, अपराध मुक्त है। उन्होंने उसको जेल से रिहा करने का आदेश दिया। पाकिस्तान में मुस्लिम समुदाय का एक गुट चीफ जस्टिस के इसी फैसले का विरोध कर रहा है। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ
अमेरिका की ओर। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आएगा तू मैं बढ़ती जाएगी। फिलहाल राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन को डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस ने 40 मिनट एड्रेस किया, लेकिन चीन पर एक शब्द भी नहीं बोला। और यही नहीं, कमला हैरिस ने रूस यूक्रेन युद्ध को भी बस 1 मिनट का समय दिया। उन्होंने अमेरिकी वासियों को चेतावनी दी कि कमला हैरिस वामपंथी है और यदि राष्ट्रपति चुनी गई तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा। पलटवार कमला हैरिस ने भी किया और उन्होंने अमेरिकी वासियों से कहा कि यदि मैं राष्ट्रपति चुनी गई तो आपको एक सेंस वाला राष्ट्रपति मिलेगा। मतलब कहने का यह था कि डोनाल्ड ट्रंप नॉनसेंस व्यक्ति हैं और यदि वो चुने गए तो आपको एक नॉनसेंस राष्ट्रपति मिलेगा। ये तो रही अमेरिका की तूतू में। दोस्तों, मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं इतने विकट युद्ध की स्थितियों के बीच में, और ऐसी संभावनाएं हैं कि वो कोई बड़ा प्रस्ताव लेकर यूक्रेन जा रहे हैं। रूस ने ये वादा किया था कि जितनी देर प्रधानमंत्री की यात्रा होगी रूस यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा, इसलिए पूरी निश्चिंतता के साथ फिलहाल ये यात्रा हो रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को पहले काफ़ी चिंता थी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के मिलने के कुछ चित्र आए हैं। मैं उन चित्रों की बॉडी लैंग्वेज के आधार पर ही आपको अपना कुछ आकलन दूंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति से गले मिले और उस वक्त जेलेंस्की का जो हाव भाव था, ऐसा लगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव से निराश है, वो उससे सहमत नहीं है, या उनको इस बात की नाराजगी है कि मुझे इतना अधिक झुकाया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा तो ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की को मुस्कुराते हुए समझा रहे हैं कि नाजुक वक्त को समझो, वक्त की नजाकत को पहचानो। भले ही कुछ झुकना पड़ रहा है, भले ही तुम्हें ये लग रहा है कि शायद इससे हमारी हार का मैसेज जाए, लेकिन समझौता कर लो। दोस्तों, भले ही पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस के लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया हो और भले ही मॉस्को पर 100 ड्रोन के साथ हमला किया हो, लेकिन सच्चाई को समझना होगा कि यह सब कुछ पश्चिमी देशों की मदद से हो रहा है। यूक्रेन बेहाल हो चुका है, यूक्रेन खंडर है और यूक्रेन में बड़ी संख्या में लोगों को मौत का मुंह देखना पड़ा है। मैंने कल भी कहा था कि इस युद्ध के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति जेलेंस्की से जो पूर्व के राष्ट्रपति थे, ये दोनों जिम्मेदार हैं। तो मैं फिर ये कहूँगा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और एक बहुत बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। वो यदि कोई प्रस्ताव लेके गए हैं तो इसे गंभीरता से लो, और बेहतर होगा कि आप यदि मोदी जी कोई प्रस्ताव लेके गए हैं तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करो और इस युद्ध का अंत करो। इस युद्ध का अंत करना रूस और यूक्रेन
दोनों के हित में है। दोस्तों आज की बात सिर्फ इतना ही, कल को फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात होगी। और रोजाना की तरह आपसे फिर अपील कर रहा हूँ कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देश विदेश की खबरों के साथ रोजाना आपसे मिलने का प्रयास करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।